अस्सलाम वालेकुम। 2023 में नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क गए तो वहाँ उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई। एलन मस्क को हम जानते हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन जो अफ़राद हैं उनमें उनका शुमार होता है। बल्कि 2021 अ, के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी थे। एलन मस्क की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसके हवाले से वो मशहूर भी हैं। उन्होंने हालिया ही अभी जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था और आजकल एक्स कहा जाता है, उसको खरीदा। फिर उनके वो स्पेस एक्स के मालिक हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो वन ऑफ द पायनियर्स कंपनीज़ जिनको कहा जाता है टेस्ला, उसके भी वो ओनर हैं। तो जब नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में एलन मस्क से मुलाकात हुई तो नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि आप भारत में आएँ और अपना टेस्ला का जो प्रोजेक्ट है वहाँ स्टार्ट करें। बहरहाल उस वक़्त जो बात हुई उससे ये बात सामने आई कि कुछ रिज़र्वेशन थी टेस्ला की भारत में आने की जो वजह थी कि वो नहीं वहाँ आ रहे थे, कुछ रिज़र्वेशंस थी उनकी। जिसमें से सबसे बड़ी रिज़र्वेशन ऑब्वियसली थी कि भई वहाँ का जो इम्पोर्ट टैक्स है वो 100% था इंडिया में। और वो कह रहे थे कि जी ये फ़ीज़िबल नहीं है कि इसकी वजह से हम जो है वो आकर वहाँ बिज़नेस नहीं कर सकते। बहरहाल अभी कल खबर आई है बल्कि एलन मस्क ने खुद ही एक पोस्ट की है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलने इंडिया जा रहा हूँ और उसकी जो मज़ीद वज़ाहत सामने आई है उससे पता चला है कि नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की 21 अप्रैल को जो है वो मुलाकात होगी दिल्ली में। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके दरमियान मामलात सारे तय पा गए हैं और बस उन्होंने आकर जो है वो एक जॉइंट वेंचर उन्होंने अ, जो है वो उसकी ऑब्वियसली कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी जिसपे उन्होंने साइन करने हैं और वो जॉइंट वेंचर किसके साथ करने जा रहे हैं, वो मुकेश अंबानी, जो रिलायंस एनर्जी के जो इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि शायद वो जॉइंट वेंचर करेंगे और उनके साथ मिलकर जो है वो टेस्ला का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो एस्टैब्लिश होगा इंडिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्पोर्ट टैक्स जिसके ऊपर ज़ाहिर है रिज़र्वेशन थी एलन मस्क की, वो उसका क्या उसको कैसे सॉल्व किया गया? तो ज़ाहिर है इंडिया जैसा मुल्क यानी कोई भी ऐसा मुल्क जो चाहेगा कि इंटरनेशनल जो है वो इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो वो फिर गुंजाइश निकालते हैं। वो फिर अपने टैक्सेशन सिस्टम को ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अब उसकी वजह क्या है कि फ्यूचर क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल का है? देखें, इस वक़्त जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको इंटरनेशनल जो ममालिक हैं या इंटरनेशनल जो आप समझ लें आइडियोलॉजी है जिसमें वो डिस्कस किए जाते हैं और उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अ, वो है क्लाइमेट चेंज का। दुनिया बहुत फ़िक्रमंद है कि दिन-ब-दिन जो है ज़मीन गर्म होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है अ, और ग्रीन हाउस गैसेज़ वो बहुत सारी गैसेज़ हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये हीट वेव एबनॉर्मल हीट वेव है और स्टॉर्म्स भी हैं, फ्लडिंग भी है और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने नेचुरल कैलेमिटी की शक्ल में सामने आ रही हैं। तो अब अगर हम वैसे देखें तो हर तरफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही होती हैं, उसके ऊपर सेमिनार्स हो रहे होते हैं और बहुत सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हर सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको उसकी पेनिट्रेशन है और हर तरफ मटीरियल से काम किया जा रहा है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। मगर अगर आपने जूते भी बनाने हैं और उनकी कंज़म्पशन भी करनी है, तो वो ऐसे मटीरियल से बनाया जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अगर आपने बैग्स बनाने हैं, तो वो ऐसे मटीरियल से बनाया जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इस तरह से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर रहते हुए उसके अंदर रहते हुए, ये क्लाइमेट चेंज का जो पूरा फ़ॉर्मूला है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है और इससे जो है वो बहुत हद तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इंडिया जो है लाइक एनी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी
अगर आप इंडिया का एक स्टाइल देखें गवर्नेंस का, तो इंडिया अपनी प्रोजेक्शन हर जगह पे करता है। यानी इंडिया अभी देखें, हमने देखा कि उन्होंने स्पेस में भी अपनी जो स्पेस की साइंस है, उसमें भी अपनी जगह बनाई। उसके बाद में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। फिर हम देखते हैं कि नेवी के हवाले से ओशियानिक जो पावर है, उसमें भी इंडिया बहुत असर्ट कर रहा है, पायरेसी को भी रोकता है। कहीं जाके रेस्क्यू करना होता है कुछ फँसे हुए लोगों को समंदर में, तो वहाँ भी इंडिया की हम प्रेज़ेंस देखते हैं। तो इस तमाम तो एक कोई भी मुल्क जो एज़ अ रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पर, लीडर के तौर पर सामने आता है, तो वो शो करता है कि उसकी हर जगह पे एक कंट्रीब्यूशन होती है, एक पार्टिसिपेशन होती है। और इंडिया के हवाले से भी हमें ये पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र आती है। और क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने बहुत काम किया है। अगर ये कहा जाए कि अमेरिका, चीन के बाद कोई ऐसा मुल्क है जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत डेडिकेटेडली काम किया है, तो वो इंडिया है। कहा जाता है कि पिछले 7 सालों में इंडिया ने 50 मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ बनाई हैं। और इसी लिहाज से हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया बहुत आगे है। इस वक़्त दुनिया में इंडिया 5th नंबर पर। अच्छा, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। एक तो है कि जो सोलर एनर्जी है जिससे बिजली बनाई जाती है, और एक हवा है यानी विंड से। तो इन दोनों में इंडिया बहुत आगे है। फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी में इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री, जो सूरज के ज़रिए बिजली पैदा करती है, और हवा में विंड पावर में इट्स द 4th लार्जेस्ट कंट्री। तो इतना बड़ा जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का। और अभी हमने देखा कि इंडिया में सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज़ हैं, ख़ास तौर पे सोलर पैनल जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज़ करके बेचा जा रहा है और लोकल प्रोडक्शन की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर के ज़रिए बनाएँ। तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो होना इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा दुनिया में कि इंडिया जो है वो क्लाइमेट के हवाले से भी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो इस तनाज़ुर में अभी हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ज़ाहिर-सी बात है, जब उस पे एक रिज़र्वेशन आई कि भई टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। और जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को चलते हुए फैसला ये किया कि कोई भी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कोई भी कंपनी, अगर वो इंडिया में $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करती है और 3 साल के अंदर-अंदर प्रोडक्शन यूनिट को इंस्टॉल कर देती है, तो उस कंपनी को जो 100% जो टैक्स है, उसको कम करके 15% पे लेकर आया जाएगा। यानी कि अब बाज़ार तो लगेगा पता नहीं बड़ा घाटे का सौदा है, 100 से 15%, 75% की कमी नहीं, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। यानी कि देखिए, किसी भी इकोनॉमी का मल्टीपल इफ़ेक्ट होता है। अब इसमें खाली, अब जब गाड़ी बनेगी, ज़ाहिर है उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनेंगे, और ये तमाम की तमाम जो पॉलिसी है, जो डिसीजन है, वो ये है कि ये मेड इन इंडिया गाड़ी होगी। अच्छा, ऑलरेडी इंडिया जो है, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ये बैटरी से चलती हैं। ऑलरेडी इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैटरीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ तो ऑलरेडी इंडिया ने अपनी जो है ना वो सिक्का जमाया हुआ है। वो ऑलरेडी बन रही है, तो वो मेड इन इंडिया जो है वो बैटरीज़ बन रही हैं। जब वो बैटरीज़ होंगी, तो उसके साथ-साथ ये सारा अब तो बॉडी बनाने वाली सिर्फ़ बात रह जाएगी, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं वो भी इंडिया में बनेंगे। तो ऑब्वियसली तो पूरी की पूरी गाड़ी जो होगी वो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। नाम उसका टेस्ला का होगा, लेकिन इट विल बी कंप्लीटली इंडियन मेड प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये तो जो प्रोडक्ट है, जो टेस्ला की फैक्ट्री है, ये तो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल में लगेगी। उस दौरान क्या भारत की सरकार और टेस्ला के दरमियान कोई अ, बिज़नेस वेंचर होगा? बिल्कुल होगा। इस इंटरवेनिंग पीरियड में जर्मनी में जो यूनिट है टेस्ला का, वहाँ ऑलरेडी इंडिया के लिए जो राइट हैंड गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ राइट हैंड साइड पे की जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग होती है, तो वो गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं, और वो अब इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करेगा इन द मीन टाइम। लेकिन उसके बाद ये इम्पोर्ट ऑब्वियसली फिर बंद हो जाएगी, और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? देखें, मेड इन इंडिया बैटरी है, मेड इन इंडिया सारी गाड़ी का पूरी असेंबली है।
और असेंबली भी, प्रोडक्शन भी, सारा कुछ है, तो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कितनी नीचे आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज़ हैं, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इट विल बिकम वेरी ईज़ी एंड वेरी चीपर फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बाय। वो कोई लग्ज़री ब्रांड नहीं होगा कि आम जो लोग हैं वो उसको खरीदें, बल्कि वो हर एक की दस्तरस में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, तो ज़्यादा से और इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला है, उन्होंने जो उनका गोल है, उनका ऑब्जेक्टिव है, व्हाट दे वांट इज़ कि वो चाहते हैं कि 2023 में ही 66% जो ऑटोमोबाइल की टोटल सेल है, उसका 66% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। अच्छा, अब भी जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो सिर्फ 2% ऑफ द ऑटोमोबाइल, एंटायर ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्शन हो रही है, उसका 2% सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो टाटा है और सुजुकी, मारुति है, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एक दो कंपनीज और होंगी। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है, ये ट्रेड इम्पोर्ट को जो कम करने की, और ये तब से वियतनाम की विंड फास्ट के नाम से एक कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ फैक्ट्री लगा ली हुई है तमिलनाडु में। और वो कुछ सालों में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी, और फिर ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेशन, और सारी की सारी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ऑब्वियसली होने वाली है। और इससे आप देखें कि इंडिया की ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो मज़ीद बूस्ट होगी। अब जो फ्यूचर प्लान है, वो उसके ऊपर थोड़ा-सा आते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि पहले मरले पे, यानी जो पहला स्टेज है, उस पे प्रोडक्शन सारी फॉर लोकल कंज़म्पशन होगी। और उसके दूसरी स्टेज पे जो प्रोडक्शन है वो फॉर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी जो एक्सपोर्ट भी अगर इंडिया कर रहा है, तो एक्सपोर्ट बंद करके वो सारी की सारी इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगी। और फ्यूचर में शायद चाइना भी अपने प्रोडक्शन यूनिट जो है, उसकी कुछ कंपनीज़ है जैसे Xiaomi है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो उसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये एक्सपोर्ट की तरफ भी इंडिया चला जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और कहा ये जा रहा है कि अमेरिका, इंडिया और चाइना, दे आर गोइंग टू बी 3 ग्लोबल लीडर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन। और शायद इंडिया जो है वो चाइना को भी एक्सीड कर जाए, आगे निकल जाए इसकी प्रोडक्शन में। लेकिन ये तीनों मुल्क जो है वो कंपैटिटिव होंगे इस पूरे प्रोग्राम में। और जो टेस्ला की जो वॉल्यूम होगा इस बार, जो एलन मस्क जो लेकर आ रहे हैं पेज पे, और जो वॉल्यूम है उनका, जो इन्वेस्टमेंट का है, वो 3 से 2 बिलियन डॉलर है। इसी तरह जो विंड फास्ट है, वो भी 3 से 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वो तमिलनाडु में कर चुके हैं। तो इंडिया का बेसिकली इस वक्त जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो जो 2% है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो परसेंटेज है इन द टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो 2030 तक उसको बढ़ाकर 30% पर लेकर जाना चाह रहे हैं। कि उनकी जो ऑटोमोबाइल की जो टोटल जो प्रोडक्शन होती है, उसमें 30% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह ये जो ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया ने एक और भी कदम उठाया है, जो ई बसेस हैं। पूरे इंडिया में इस वक्त कहते हैं कि 3500 के करीब ई बसेस जो हैं वो बहुत मेजर 9 उनके जो शहर हैं, वहाँ वो ई बसेस चलाई जा रही हैं, जो हाइब्रिड हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक हैं और फ्यूल पे भी है, लेकिन ऑब्वियसली वो एनर्जी फ्रेंडली होती है। इसी तरह से अभी 2100 और भी ई बसेस जो है वो इंडक्ट करने का उनका प्रोग्राम है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इंडिया की तरजीहात जो है एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो शायद पाकिस्तान की है, या शायद, और बल्कि इंडिया इज़ अलाइन्ड तो उन ममालिक के साथ है जो uh, यू नो हु आर नॉट ओनली थॉटफुल अबाउट देमसेल्व्स, वो एनवायरनमेंट के हक को भी के बारे में भी थॉटफुल है। वो रीजनल जो है जो इम्पैक्ट होता है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसके बारे में भी थॉटफुल हैं। तो एलन मस्क ऑब्वियसली के अब अगर पहले हमने देखा कि बहुत आईटी इंडस्ट्री के बाद मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिस पे बात हो रही थी वो थी सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर के बाद अब लगता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।